नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लगातार पॉलिटेक्निक की वीडियोस इधर से अपडेट हो रही हैं और आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ चुके हैं, समरूपता। ऐसा मैं कहूँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं तो गलत है, लेकिन समरूपता यानी कि समरूप यानी कि सिमिलर ट्रायंगल एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कभी कभी हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये फर्जी का चैप्टर है, मतलब अगर आपने हाफ एन आवर एक बार मेहनत कर दिया तो आप मानकर चलिए कि आपके ये 2 क्वेश्चन आपको बड़े ही आराम से मिल सकते हैं। एटलीस्ट में भी एक मिल जाता, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने देखा पॉलिटेक्निक के पहले क्वेश्चन में ही समरूप का ही सवाल रख दिया जाता है। इससे इजी बढ़िया टॉपिक पढ़ने के लिए रेयर ही है कि मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी समरूप त्रिभुज। थोड़ा ध्यान देंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई त्रिभुज हो ए बी सी और मैंने इसके बगल में भी एक त्रिभुज बना दिया डी ई एफ, क्या दोनों के ढांचे सेम है? तो जवाब है नहीं सर, इन दोनों के ढांचे सेम नहीं है, ये उसके जैसा नहीं है। इसके जैसा दिखने के लिए सर इसी जैसा ऐसे कुछ छोटा बड़ा हो जाए, जैसे जूम करें, मेरा फोटो खींच लीजिए, उसको आप जूम करेंगे बड़ा होगा लेकिन दिखेंगे आनंद सर ही। छोटा कर दीजिए, अगर मिनिमाइज कर दीजिए तब भी इतना छोटा होकर भी हम दिखेंगे आनंद सर, कान आंख नाक मुंह मेरे जैसा होगा। तो इसको हम केवल जूम कर सकते हैं, यानी कि एक रेशियो फिक्स रेशियो में बढ़ाना, एक फिक्स रेशियो में घटाना, ये बड़ी बात निकल कर आ गई। यहीं से देखिएगा दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब मैंने बोला सेम रेशियो में बढ़ना, सेम रेशियो में तो घटना, यानी कि उनकी भुजाओं का अनुपात, रेशियो बिटवीन देयर एट करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। यानी कि जैसे मैंने यहां बोला कि इधर देखिएगा ए बी है और नीचे क्या है आपके उसी के सामने डी, और इधर बोला मैंने ए सी तो उधर क्या है आपका आपका डी एफ। ठीक है, और इधर आपने अगर ले लिया तीसरी साइड BC तो यहाँ पर तीसरी साइड क्या आपका EF। इन दोनों का अगर, इन तीनों का अगर रेशियो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन त्रिभुज समरूप बना क्यों? क्योंकि इनके एंगल सेम रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये तो समरूप की का रिजल्ट हुआ कि अगर समरूप हुआ तो, समरूप हुआ तो, सिमिलर ट्रायंगल हुआ तो ये गुण हो जाएगा। लेकिन उसके होने के पहले जरा दिमाग लगाइए, ये क्यों इस जैसा सेम नहीं था? क्योंकि इनके एंगल अलग अलग थे। ये 90 थे, इसमें कहीं 90 एक को नहीं है, इसलिए इसको हम कह सर ये सिमिलर नहीं है। लेकिन इसका सेम शेप होने के पीछे रहस्य यही रहा होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये डबल मैंने साइन बना दिया, डबल साइन यहां पे अभी कर लिया, कहा सर ये डबल साइन वाला इसके बराबर रहा होगा, तभी हमारा क्या हुआ होगा, ये शेप एक जैसा मिला होगा। तो इंपॉर्टेंट बात, समरूप कब? तो समरूप जब क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। ए वाला किसके हो जाए, डी के बराबर। ठीक है, ई वाला बी वाला किसके बराबर, ई के बराबर, और सी वाला किसके बराबर, कोण सी बराबर कोण एफ के। ठीक है, तब समरूप हो जाता है। इसको करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना कहते हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ सकता हूं, इधर देखिएगा जरा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, यहां लिखा 25 डिग्री, यहां लिखा 75 डिग्री। ठीक है, और यहां पर लिखा 80 डिग्री। एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, वो ऐसे था। ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने ई एफ जी। ठीक है, यहां पर लिखा 80 डिग्री, यहां लिखा 25 डिग्री। पूछा क्या दोनों सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो पैटर्न क्या होगा? इधर देखिएगा जरा, यहां सिमिलर होने का पैटर्न क्या होगा? तो देखिए ए है, अगर इसको लिखना होगा तो ए है, ए किसके इक्विवेलेंट है, डी के, तो ए के सामने डी लिखिए। बी लिया, बी किसके इक्विवेलेंट है, ई के, तो ई लिखिए। सी वाला किसके इक्विवेलेंट है, एफ के है। तो ऐसे लिखकर आगे ये निशान, जिसको हम लोग समरूप या सिमिलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समरूप या सिमिलर। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक आ गई है आपके साथ दोस्तों, कि अगर कोण आपने क्लियर कर लिया तो जो कोण जिसके सामने पड़ेगा वैसे ही करस्पॉन्डिंगली उठाकर लिख लीजिए। दूसरी चीज, ये जो रिजल्ट है अब मैं यहीं से आपको दिखा दूं। इधर देखिए ए बी, यहां देखिए ऊपर ए बी, फिर देखिए बी ए सी, एक मिनट, अब उधर भी देख लीजिएगा जरा, डीई, ए बी के नीचे डी, ए बी के नीचे डी, फिर देखिए ए सी, फिर मैंने कहा कि सर ए सी, देखिए ए सी पहला और तीसरा, इधर देखिए पहला तीसरा डीई,
डी एफ, तो यहाँ देखिए ए सी बटा डी एफ, और फिर देखिए बी सी, यहाँ देखिए बी सी, यहाँ पर ई एफ, यहाँ ई एफ, उसी सेम पैटर्न पर देखिए बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। यानी कि जो ये रेशियो मिल रहा है, अगर मुझे सिमिलर पता हो तो इधर वाला रिजल्ट बिना किसी प्रॉब्लम के हम बड़े ही आराम से उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बात को थोड़ा क्लियर करूं। अगर कोई कहता है कि एक मेरे पास ट्रायंगल है डी ई एफ और ये सिमिलर है ट्रायंगल जी एच आई के, तो इसका मतलब हुआ डी ई अपॉन, इधर देखिए जरा, जी एच, ये आदत बनाइए क्योंकि इसी को खूब हम यूज करेंगे। ई एफ बाई क्या हो जाएगा एच आई, और लास्ट में डी एफ बाई क्या हो जाएगा जी आई, इनका रेशियो आपस में क्या होगा बराबर। और एक चीज तो आप जानते होंगे कि अगर कभी भी हम रेशियो हटाते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ए बी अनुपाते बी सी बराबर ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी, तो ए बी बराबर क्या लिखा जा सकता है ए एक्स, और बी सी बराबर क्या लिखा जा सकता है बी एक्स। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये क्वेश्चन पूछा कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, यहां पर चार ऑप्शन दिया रहेगा, आगे लिखा रहेगा ई एफ जी के, आगे है एफ जी ई के, ठीक है, या ट्रायंगल अगला बनाकर दे देगा जी ई एफ के, ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है, नन लगा देगा, तो ये हिसाब किताब रहा। अब यहां देखिए कॉमन सेंस है, जरा ये बताइए कोण ए कितने के बराबर है, तो जवाब है सर 25 डिग्री। वहां देखिए 25 डिग्री के कौन बराबर है, तो जवाब है सर जी। यहाँ ये 80 डिग्री के बराबर है, वहां भी 80 डिग्री है, यहाँ कौन है सी है 80 डिग्री के बराबर, वहां 80 डिग्री के बराबर कौन है ई है। अब इसमें एक एंगल यहाँ बच गया था, नहीं मालूम था एक्स मान लिया, तो आप जानते किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 80 और 25 जोड़ेंगे उधर भेज देंगे तो ये 105, 180 में से 105 गया 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 75 वहां भी है एक एंगल, यहाँ भी, यहाँ 75 कौन है बी वाला, वहां 75 कौन है एफ वाला। अब तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी कि इट इम्प्लाइज त्रिभुज ए सी बी सिमिलर है त्रिभुज जी ई एफ के। ठीक है, ये हो जाएगा जी ई एफ के, तो आंसर हुआ ए सी बी जी एफ के। लेकिन अगर कोई चाहता है क्रम से सर पकड़े, तो इधर देखिए ए वाला किसके सामने है जी के, तो लिख लीजिए जी। अब आप बी ही चाहते तो बी के सामने कौन है एफ, तो यहाँ बी लिखिए, तो यहाँ पर सामने एफ, यहाँ सी है, सी के सामने क्या पड़ रहा है ई, तो यहाँ लिखिए ई। तो अब अगर ऐसे देना चाहते तो ऐसे बोल दीजिए ए बी सी सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज जी एफ ई के। ठीक है, अब ये जब क्लियर हो जाए तो कभी कभी सवाल में तमाम तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा जरा मैंने कैसा क्वेश्चन दिया, यहां पर मैंने लिखा ए बी है हमारा 4 सेंटीमीटर, एक नया क्वेश्चन बना, ए बी है 4 सेंटीमीटर और ये हमारा है 8 सेंटीमीटर। फिर हमने लिखा कि सर हमारा BC है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ लिया हमने कि FE कितना है, ये कितना है, FE कितना है। तो इधर आइए जरा, यहां से देखिएगा AB समझ में आया, यहां पर क्या होगा GF। फिर देखिए जरा BC, ठीक है सर, यहां से क्या होगा FE या EF, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रम आगे पीछे चल सकता है। AC क्या AC, हाँ सर ठीक है, और यहां पर क्या होगा GE हो जाएगा। अपने ट्रायंगल में जाओ, देखो क्या दिया, AB कितना 4, GF देख लो एक बार कितना दिया 8। फिर आगे बढ़े BC, ठीक है, BC कितना दिया हुआ हमको 6। EF पूछ रहा है, EF का नहीं मालूम है, ठीक है, प्रश्नवाचक निशान है। आगे AC बाई GE है जिसका कुछ लेना देना नहीं, हमें इतना ही काम है। तीन लोग बराबर है, केवल दो से ही काम चल सकता है मित्रों, ये काट ले, 4 दूना क्या 8, क्रॉस गुणा तो प्रश्नवाचक हो गया 6 दूना 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला कितने के बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आसान लगा होगा। एक ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर आपके लिए समेट दिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और भी मैं समझा दूं जरा, रेशियो से संबंधित, कभी कभी बजाकर हमसे पूछ लेता है। इधर देखिएगा जरा, हमसे कभी दे इस तरीके से कि A बाई बी C बाई डी E बाई एफ, ये रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये सभी रेशियो यानी कि A बाई बी C बाई डी E बाई एफ इसके भी बराबर होंगे। अंशों को एक साथ जोड़ लीजिए ACE और हरों को एक साथ जोड़ लीजिए BDF, ये सभी रेशियो आपस में बराबर आएंगे। अब कहेंगे सर जी ये क्यों बीच में बता दिए, तो आइए क्वेश्चन हो जाए। दो समरूप त्रिभुजों के, ध्यान से सुनिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के, ठीक है, भुज के परिमाप, परिमाप का मतलब
पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप क्रमशः 42 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात क्या होगा? संगत भुजा का अनुपात बराबर क्या होगा? तो आइए जरा देखते हैं, अपने से कुछ इमेजिन कर लें। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बहुत आसान टॉपिक है मित्रों, थोड़ा सा बस सुनते रहिए, सब धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। डी ई एफ, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सिमिलर है, क्योंकि हम मानना ही है, सीधे बोल रहा समरूप है, तो मैंने उसी क्रम में लिख लिया, जैसे ए बी सी ऐसे आए वैसे ही डी ई एफ भी लिख लिया। अब अगर ये समरूप हैं, ये बोल रहा है कि समरूप हैं, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में क्या लग जाएगा? डीई। और उधर देखिए क्या होगा? बीसी, इधर अपॉन में क्या लग जाएगा? ईएफ, ठीक है। उधर बोलिए क्या हो जाएगा आपका? एसी, इधर क्या हो जाएगा आपका? डीएफ। इन सभी का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। सही है, ये सभी संगत भुजाओं का अनुपात ही है, चाहे ये निकल जाए चाहे ये निकल जाए, चाहिए इनके रेशियो ही तो है संगत भुजाओं के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ही तो हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अगर अंश वाला पूरा हम एक साथ जोड़ दें और हर वाला पूरा जोड़ दें नीचे नीचे, तो आपने देखा कि रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने यहां जोड़ लिया और पूछा कि सर जी अगर अंश पूरा जोड़ देंगे तो ये बताइए, और हर पूरा जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ए बी धन बी सी धन सी है, ये जब चारों जुड़ गया तो ये क्या हुआ? त्रिभुज ए बी सी की क्या हुआ? परिमाप। सही है। और नीचे देखिए जरा क्या लिखा है? डीई ई एफ और डीएफ, ये क्या हो जाएगा मित्रों? डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, ये हो जाएगा। सही है। अब बोलिए जरा, इसका भी परिमाप मालूम है, कितने के बराबर है सर? 42 सेंटीमीटर के। दूसरे वाले का परिमाप कितना है? 36 के। तो 6 से कटेगा नहीं, पहले 42 बटा 36 लिखिए और 2 से काट लीजिए, 21 बार में 2 से काट लें 18 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21, 3 6 18, आंसर हुआ 7:6। ठीक है, आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा होगा, उम्मीद है हमको पूरी कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट आपको 9th क्लास का याद कराकर तब यहां पर आते हैं, ताकि आपको बहुत इजी लगे। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आज बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई AI UPTU या AKTU और IIT के नाम पर। वहां भी मैंने ये बात बोली, यहाँ भी मैं एक इम्पोर्टेंट बात थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि अगर आपके लिए दो लोग अच्छी तरीके से थिंक करते हैं, मैंने ऐसा देखा भी है, प्रैक्टिकली भी महसूस भी किया है और पढ़ा भी है, अगर दो लोग ईमानदारी से आपके लिए थिंक करते हो, मन से सोचते हो, या आप थोड़े से पॉपुलर हो जाएं, चर्चित हो जाएं, ऐसा कुछ, तो या आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होना, घटित पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और मेरे तो हजारों लाखों दोस्त हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक ऐसा सोचना शुरू नहीं किया। आप सोच रहे होंगे नहीं सर, हम तो बहुत मानते हैं आपको, हम तो आपकी वीडियो रोज देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप रोज देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, लेकिन आप शेयर क्या करते हैं? टिकटॉक के वो वीडियो जिसमें लेडीज जेंट्स का मजा ले रहा है, जेंट्स लेडीज का, या कोई लेडीज डांस करती हुई किसी मित्र को शेयर कर देते हैं कि देख बेते हूँ बड़ा मजा आई। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप मुझे फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं या आपके लिए कुछ खास वीडियोस बन रहे हैं, या आपको कुछ फील हो जाता है एक वीडियो देख कर कि यहाँ कुछ सर ने बहुत सारी मेहनत की होगी, इतना आसान नहीं होता आप तक 1 घंटे में पूरे चैप्टर को क्लियरिफाई कराकर एक एक सवाल आप तक पहुंचा देना हर टाइप को। इसके पीछे हमारी 2-3 घंटों की मेहनत होती है कि प्लान तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, तब ऐसा संभव हो पाता है। तो आपसे गुजारिश है कि हम भी कुछ चाहते होंगे कि हम भी कुछ
हकदार बने जिस चीज के हमें यहाँ पर हम हैं आपके सामने, उसका हमको हक मिले, कि हमें लोग उस नाम से जाने जिसके हम हकदार हैं। अगर हम आपके लिए बहुत अच्छा दे रहे हों, और इस जैसी वीडियोस शायद ही रेयरली, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तक जितने आपके मैंने अकेले पॉलिटेक्निक पर वीडियोस अपलोड किए हैं, उतने चैप्टर्स और उतने सारे वीडियोस शायद ही किसी अन्य यूट्यूब चैनल ने अपलोड किए होंगे। और उसके बावजूद भी अगर मुझे वो स्थान ना मिल पा रहा हो जिसका मैं हकदार हूं, तो इसके पीछे कारण यही है कि मेरे ये 1000 2000 जो भी साथी हैं, वो बिल्कुल ही, अब मैं आगे क्या कहूंगा आप खुद फिर ना ब्लैंक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बुरा नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज कभी कभी एक आध वीडियो एक जब देख लें आप, एटलीस्ट एक फेसबुक शेयर तो मार सकते हैं यार। कौन सा आपका बहुत बड़ा डाटा लग जाता है कि आपको सोचना है, ताकि कम से कम आपके टीचर को अन्य लोग भी तो जाने। मैं यहाँ अकेले बैठे हुए 6-6 घंटे आपकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, खासकर उन दोस्तों का जो यहाँ पर पढ़ रहे थे और लॉकडाउन के नाते उनका काफी नुकसान हुआ। लेकिन वो दोस्त ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका टीचर यहाँ पर बैठा हुआ उन्हीं के लिए तो 6-6 घंटे मेहनत कर रहा है। अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आगरे का ताजमहल सरकार हमारे नाम से लिख देगी। तो आप कम से कम एक काम कर सकते हैं, छोटा सा शेयर मार सकते हैं। प्लीज शेयर करें, एटलीस्ट करें, ताकि आपके टीचर को और भी लोग जाने, और उस पहचान की मुझे आवश्यकता भी है। आप भी इस बात को समझ रहे हैं, आप नादान तो नहीं हैं इतने, तो जरूर थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा जागरूक होकर, बजाय इन सब टिक टैक के फालतू चीजों को इधर से उधर पहुंचाने के बजाय कुछ ज्ञान की बातें इधर उधर पहुंचा दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा काम तो कहना, मानोगे आप है नहीं। आपको वो बेली डांस वाला जो वीडियो है वो इतना ज्यादा पसंद है कि उसके आगे ये बेकार है, इसको तो आप स्किप कर कर देखते हो, उसको बिना आंखों नैराना विराम दृश्य के साथ आप देखते हैं आंखें रोक कर। और इसमें तो बड़ी समस्या है, कुछ लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो बे आ रहा आगे स्किप, और उनको पता नहीं होता, कई बार कॉन्सेप्ट हम बोल जाते हैं जो बड़ा नुकसान कर देता है आपका स्किप करना वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। याद आ रहा है? ठीक है, अब ये बताइए जरा, मैंने ऐसे ही बना लिया एक ट्रायंगल और ये लाइन खींच दिया, क्या आपको ये दिखा कि नहीं दिखा? अब देखिए, अब शायद दिख जाए। ये और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर, अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे भी कर दूं तब भी ये रूल ये बोलता है कि सर ये बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इधर देखिएगा जरा, इसको गायब कर दीजिए 2 मिनट के लिए, उधर आ जाइए, देखिए मजा आया, क्लियर हुआ? तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोलने वाला हूं कि कई बार ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं जिसके लिए आप थेल्स का नियम लगाते हैं, वो तो आगे हम बात करेंगे ही करेंगे। अभी मैं समरूप से ही बोल देता हूं कि अगर हमारा DE पैरेलल हो गया BC के, तो इसका मतलब है D B के बराबर होगा और E वाला किसके बराबर होगा, C के। पक्का हुआ? बोले, अगर D समांतर है BC के, सवाल में पढ़ा तो तुरंत आंखें आपकी चौंक जाए, चकमका जाए और ये कहे कि सर D पैरेलल होगा किसके, BC के। और जब D पैरेलल होगा BC के तो D B के बराबर होगा। फिर से देखिएगा, D B के बराबर होगा, E वाला C के बराबर होगा, और आपका एंगल A जो होगा, दोनों में क्या है, ये कॉमन होगा। ये क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। दोनों में, छोटे वाले समोसे में भी है, बड़े वाले समोसे में भी है। तो हम कह सकते हैं सर ABC ट्रायंगल, उधर देखिएगा जरा, ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, ABC सिमिलर होगा किसके, तो इधर देखिए जरा, A वाला A के होगा और B वाला D के होगा और C वाला E के होगा, यानी कि AD E के। अब ये हो गया, तो आप देखिए जो निकाल रहे हैं वो कौन सा ऐसा ताज्जुब वाला प्रमेय की प्रॉब्लम है, AD इधर आया और उधर से क्या मिला हमें, AB, AD बाई पूरा क्या, AB आधा फिर पूरा। फिर इधर देखिए जरा, AE और अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, तो AE अपॉन में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बोलिए, ओ सॉरी, AE अपॉन AC। फिर DE, यहां देखिए, उधर भी देखिए जरा, DE अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC। ये क्रम से आ गया। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट हमने आपको सहजता से समझा दिया। मुझे लग रहा है सबसे आसान चैप्टर, अगर थोड़ा सा केयर कर लिया जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन में ऐसे डायग्रामेटिकली दिया, इधर देखिए ABC, यहाँ पर समांतर रेखा D। अब ये बताना नहीं है, इस पूरे चैप्टर में D जरूर BC के क्या होगा, समांतर, ऐसा मैं दे दूंगा। ठीक है, और मैंने अब लिखा AE अनुपाते EC, AE अनुपाते EC हमारा 3:2 है।
और डी की वैल्यू हमारी सर 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए बीसी क्या होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एई की वैल्यू दे दिया, वैल्यू नहीं दिया, एई अपॉन एसी का अनुपात दे दिया 3:2, डी का मान 10 दे दिया, पूछ लिया बीसी क्या होगा। ठीक है, हल में आ जाइए आराम से, बोलिए क्या हो जाएगा। कहेंगे सर जी इसके लिए कुछ करना नहीं है, आराम से आप लगा दीजिए ऐसे। इधर देखिए एई अनुपात ईसी, पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए, 3:2 है तो हम एई को लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए 3x और ईसी को लिख देते हैं 2x। और अब यहां चलते हैं और पूछते हैं, अब तो समझाना है नहीं, सेम वही डायग्राम है। बोलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी, इधर देखिए ए बी सी समरूप है किसके, ए डी ई के, इसलिए ए बी अपॉन ए डी, बोलिए जरा ए बी अपॉन ए डी, और बोलिए जरा बी सी अपॉन डी, बी सी अपॉन डी, और बोलिए जरा ए सी अपॉन क्या हो जाएगा ए ई। इन सभी के रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए जरा यहाँ डायग्राम में भी कंप्लीट कर लें क्या क्या हमारे पास है। तो इधर देखिएगा ए का मान कितना है 3x, इसी का मान कितना हो गया 2x, पूरा कितना हो गया, तो जवाब हुआ 3x प्लस 2x जो कि हो गया 5x, जिसको आप AC नाम दे सकते हैं। इसका क्या नाम होगा, AC तो होगा। तो अब बताओ AC हमको मिल गया भैया 5x और AE मिल गया कितना, इधर देख लीजिएगा AE कितना मिल गया, तो जवाब है सर जी 3x। तो ये x x कटा, ये हो गया 5/3, और इधर देखिएगा आपको किसका काम है, BC निकालना सवाल में, तो यही तो है। तो ये बस ये दोनों हम घेर लें और इस वाले को कैंसिल कर देंगे, भैया तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, जो निकालना उसी की बात की जाएगी। तो BC अपॉन क्या हो गया DE, DE का मान कितना है 10, क्रॉस गुणा कर दीजिए, BC बराबर 50/3 सेंटीमीटर, या बहुत मन कर दे तो 3 एक्का में 3, 2 0 3 छक 18, 16 सही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सही 2/3 सेंटीमीटर, देखिए कितने आराम से आ गया। ठीक है, अब आपको ये रूल पता हो तो उसी पर ऐसे ट्रायंगल वाले भी लगा सकते हैं, जिसके लिए थेल्स नियम अलग से पढ़ाया जाता है। अभी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आपका जो मन करे वो नियम लगाते रहिएगा। हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल बनाकर दे देगा, थोड़ा सा मैं आंकड़ा ले लूं, नहीं तो कहीं आंकड़े में मिस्टेक हुआ तो बेमजा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है हमने, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें DE अब बताना तो है नहीं, DE हमारा समांतर रेखा है, ठीक है, और AC को E पर काटती है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर लिखा हमारा कुछ आंकड़ा दिया है कि AD का मान 2x-3 है और DB का मान क्या है x-1 है, AE का मान 5x-7 है, EC का मान क्या है 2, आगे है x-1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है। ठीक है, x कितना है। ऐसे सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। पहला तो रूल आपको समझ में आ ही गया है कि सर जी दिस बटा दिस, इधर देखिएगा ये दोनों समरूप है, दिस बटा दिस, यही तो समझाया है। बोलो 2x-3 अपॉन x-1, ठीक है, और बराबर दिस बटा दिस, टोटली ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x-7 अपॉन 2x-1, और लास्ट वाला डी अपॉन BC जो किसी काम का नहीं। अब इन दोनों को क्या करिए आप, क्रॉस गुणा करिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक चीज और बोलना मुझे, ये मैं मिटा देता हूं, थेल्स साहब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, थेल्स साहब बोलते हैं। थेल्स साहब ने कहा कि सर इसमें कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप एक काम कर लेना। वो काम क्या है, कहते हैं कि जहां से ये विभाजन हो रहा हो, अगर डी पैरेलल है BC के, ठीक है, तो जहां ये काट रहा होगा वहां से ये रेशियो इतना इतना भी लेकर चलोगे तो भी रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये केवल इतना ऐसे बोलते हैं कि अगर ये समांतर रेखा काट रही है तो पक्का है ये भुजाएं AD/DB, यानी कि ये साइड्स AD/DB और AE/EC का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी को थेल्स नियम कहते हैं। तो यहाँ या लगाया और हमने थेल्स नियम लगा दिया। देखिएगा मैं थेल्स का बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, थेल्स केवल बस कैलकुलेशन कभी छोटा करना हो तो यूज करें, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, बोलिए जरा अब क्या करूं, तो यहां पर मिटाया, मैंने कहा सर दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस भी लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक गलती हो रही है मित्रों, यहाँ पर टोटल दिया था तो इसमें 5x-7 भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये पूरा टोटल। यहाँ पर देखिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हुई जब हम पहला रूल लगा रहे थे। इधर देखिएगा क्या था, पहला रूल में हमारा क्या आता, AD बाई क्या आता AB, ठीक है,
और उधर आता ए ई बाई ए सी, और फिर क्या आता डी ई बाई क्या आता बी सी। ठीक है, तो डी बाई बी सी इसका कोई काम नहीं है। इधर देखिए ए डी का मान 2x माइनस थ्री और ए बी का मान क्या आ जाएगा, दोनों का जोड़ 2x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन, और ए की वैल्यू कितनी आती 5x माइनस सेवन, ए सी कितना आता दोनों का फिर से वही कहेंगे जोड़ 5x माइनस सेवन और 2x माइनस वन। पर थेल्स क्या कह रहा है कि सर जी आप आधा और पूरा ये वाला मत करिए झाम, ऐसे ऐसे ले लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे। तो बोलिए वो क्या कहेगा 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन और 5x माइनस सेवन अपॉन 2x माइनस वन। ये लगाकर आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आप देख सकते हैं उसमें गुणा उड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बड़े हो जाएंगे अंक, इसमें उसकी अपेक्षा गुणा छोटा पड़ेगा। तो कहीं कहीं थेल्स इस हिसाब से सुविधाजनक है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा उम्मीद कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए और मजा आए तो जरूर प्रयास करिए आपके टीचर को भी थोड़ा मजा मिले, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रहे हैं मित्रों उनकी व्यू 100 या 150 होना उन वीडियोस की बेइज्जती है। हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, अपने टीचर्स से बहुत सारी बुकें खंगाली हुई हैं, तो जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पर अगर 100-150 व्यूज हैं तो ये जरूर बहुत ही इस कंटेंट की बेइज्जती है, ये जान लीजिएगा। टीचर की तो है ही है बेचारा, क्या कर सकता है, मैं अपने से तो अपना पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं ले जा सकता कि हाँ और सारे लोग जुड़े, वो काम तो आप ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले थॉट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, उस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। हमने दो ट्रायंगल ले लिया, नाम दिया ए बी सी। ठीक है, यहाँ भी लिख दिया एक ट्रायंगल डी ई एफ, और ये इसमें कुछ बताना नहीं है, आप समझ रहे होंगे त्रिभुज ए बी सी जो है हमारा सिमिलर है डी ई एफ के, ये है ऐसा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर देते हैं, H1 कर देते हैं, यहाँ पर नाम क्या कर देते हैं H2। तो अगर अब हमें ये कोई क्वेश्चन पूछे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे में क्या है डीई एफ का क्षेत्रफल, ये लगा दे, और पूछे कि सर जी संगत भुजाओं में अब क्या होगा हालचाल, तो जवाब है सर सब वही पुराना, ए बी अपॉन क्या लगाइए डीई, ये होगा। इसी प्रकार अक्ताइएगा मत, पहले पूरा सुना करिए, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, सेम होगा पैटर्न, फिर ए सी अपॉन डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक फर्क पड़ेगा, ब्रैकेट लगाकर इस पर कंप्लीट स्क्वायर लग जाएगा जब सवाल हो क्षेत्रफल का। यहाँ भुजा होता, फिर से सुन लीजिए, यहाँ भुजा होता तो स्क्वायर नहीं होता, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें एक चीज और बढ़ जाता है कि अगर आपको ऊंचाई पता है तो h1/h2 का होल स्क्वायर। अब ऑब्जेक्टिव सवाल सिंपल है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां, देखिए कितना सिंपल है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 8 तथा 18 है। ठीक है, तो उनके ठीक है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, दो ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, छोटे छोटे बहुत पूछे जाते हैं। चलिए जरा वही ले लें अपने मन से, सीधे मान लें कि एबीसी का क्षेत्रफल बटे में क्या लगा दें डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, डीईएफ का क्षेत्रफल ऐसे लगा दें, और फिर वहीं लिख दें बस सारी कहानी, ए बी बटा क्या लिख दें डी। ठीक है, फिर क्या लिख दें बी सी अपॉन क्या होगा ई एफ, ये सब सो ऑन। ठीक है, स्क्वायर मेन क्या होगा लास्ट में h1/h2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको मालूम नहीं है तो ये बेकार है मेरे लिए बिल्कुल 100%। अब इन्हीं का अनुपात हमको पता करना था। ठीक है, इनके अनुपात को हम ऊंचाई भी एक इंक्लूड कर रहे हैं जो पहले नहीं था। तो अब ऊंचाई मालूम है, पहले की 8 है, दूसरे की कितनी 18, तो 8 बटा क्या हो गया 18 का होल स्क्वायर, 2 9 18, सॉरी 2 चौक का 8, 2 9 18, वर्ग करने पर 16 बटा 36 आंसर हुआ।
ठीक है, सही है? नहीं, 9 का स्क्वायर कितना आएगा मित्रों? 81, 16:80। ठीक है, अब इसी का एक उल्टा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया, दो समरूप त्रिभुजों में, जो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 144 तथा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं में क्या अनुपात होगा? तो भुजाओं में क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन बढ़िया है, क्या अनुपात होगा? ठीक है, अब यहां पर देखिए आप आराम से लिख सकते हैं, पहले एबीसी का क्षेत्रफल जैसा लिखते आए हैं, ठीक है, और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, फिर वहीं उसी हिसाब से लिखते चले जाइए, ए बी बाई क्या, डी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे बीसी अपॉन ईएफ का क्या, होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एसी अपॉन डीएफ का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोलिए जरा एबीसी का क्षेत्रफल कितना मालूम? 144, डीएफ का क्षेत्रफल कितना? 169, और कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, कोई भी, सब बराबर है, कौन एक ठो ले लो, ए बी बाई क्या हो जाएगा, डी का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन भुजाओं में रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, तो स्क्वायर हटा दीजिए, ए बी बाई क्या हो जाएगा, डी बराबर अंडर रूट लगकर 144 बटा 169, 144 का 12, 169 का 13, आंसर हो गया 12:13। ठीक है, 12:13। ठीक है, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, मेरे गुरुओं ने दिए होते तो मैं सीधे एवरेस्ट पर जाकर झंडा गाड़ देता। ठीक है, जिस तरीके से आपको बड़े ही आराम से घर बैठे सारी चीजें उपलब्ध हो रही मित्रों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी त्रिभुज, मैं बनाकर बता देता हूं, ए बी सी, यहां पर डी वही है, डी समांतर है किसके, बी सी के। अब अगर यहां त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात लिया जाए किसके साथ, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि रोम्बस बी डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वहां पर लिखा था सर ये 2:3 है। ठीक है, कितना है, 2:3 है, या 1:4 लगा देते हैं, चलिए 1:4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो त्रिभुज तो आपसे मैंने पूछा त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज यानी कि ये वाला AD अपॉन AB, ऐसे कह दें AD अपॉन AB, या फिर आप कह सकते हैं AE अपॉन AC, या आप कह सकते हैं DE अपॉन BC का रेशियो क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया मैंने, बढ़िया क्वेश्चन। BC के समांतर DE है, तो आप समझ गए हैं, दिस अपॉन दिस भी लिया जा सकता है, ये और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकता है, बहुत कुछ दिमाग में चलने लगा होगा आपके। ठीक है, लेकिन यहां ट्रायंगल और ट्रायंगल का नहीं दिया, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का देता, अगर ध्यान से सुनिएगा, यहां होता त्रिभुज ABC, ठीक है, या ADE, और का क्षेत्रफल होता हमारे पास, और नीचे होता त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आराम से हम लगा ले जाते बड़े मजे से कि सर दिस बटा दिस का होल स्क्वायर, दिस बटा दिस का होल स्क्वायर, दिस बटा दिस का होल स्क्वायर, ऐसे लगा देते, खट से आंसर हमको आ जाता। तो अब हमारे पास बुद्धिमानी ये है कि हम क्या करें सर, इसी की व्यवस्था करें। अब इस व्यवस्था के पीछे इधर देखिएगा, एबीसी का क्षेत्रफल 1, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4, तो यहां देखिएगा इसको हम कह सकते हैं रेशियो के फॉर्म में 1a, और यहां पर क्या बोल सकते हैं 4a, चलेगा, ये 1a और ये क्या हो जाएगा 4a। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल, इधर देखिएगा त्रिभुज ADE ऊपर रहने दीजिए, और नीचे आइए ADE का क्षेत्रफल के बाद नीचे आइए ABC। ABC किससे बना हुआ है, तो जवाब है इस छोटे समोसे और चतुर्भुज से, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और धन जोड़ना पड़ेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समझ में आ रहा होगा, सीधे शॉर्टकट में लिख लिया। तो ये बोलिए जरा ADE का क्षेत्रफल कितना, तो जवाब है सर जी केवल x लिख केवल 1a लिख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे कितना लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, ADE के लिए 1a और चतुर्भुज के लिए 4a, ये लगा दिया, और बराबर आगे लिखकर हमने कहा सर आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब रेशियो दे दें सीधे सीधे, बोलिए AD अपॉन क्या लिख दें, AD अपॉन क्या लिख दें, नीचे AB, ठीक है,
का होल स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है, भुजा होता, त्रिभुज होता यहाँ पर तो भुजाएं लेते, स्क्वायर नहीं लगता। अब बोलिए जरा डी अपॉन बी सी, डी अपॉन बी सी, और लास्ट में क्या हो गया आपका स्क्वायर बराबर ए ई अपॉन क्या, ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन कितना 5 है, ये आपका कट गया। कोई भी एक भुजा पकड़ लीजिए क्योंकि सब तो बराबर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, ए डी बाई ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1/5, यानी कि 1/√5। नीचे अंडर रूट 5 पसंद नहीं होता तो हम परमहीकरण कर देंगे अंडर रूट 5/5। उत्तर हुआ हमारा अंडर रूट 5/5। ठीक है, बड़े ही आराम से निकल आया। क्लियर हो गया, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, चलिए कुछ हट कर सवाल जरा, दो क्वेश्चन, बिल्कुल अलग टाइप का डायग्राम। पॉलिटेक्निक में पूछा भी गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मित्रों, कौन सा कहूं कि नहीं पूछा गया तो जाती होगा किसी भी सवाल के साथ ये कहना कि सर ये नहीं पूछा गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, जबरदस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो गोले हैं जिसमें एक गोला हमारा दूसरे गोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, एक का जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। एक गोला, उसके ऊपर भी एक गोला, फिर से सुनिएगा, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4 है, एक गोला 9 है, एक के ऊपर एक रखे गए। पहले समझिएगा जरा क्वेश्चन को, तो इसमें ऑब्वियस है नीचे बड़ा वाला, इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, ऐसे छोटा वाला। पर क्या ये टिक पाएगा, तो जवाब है नहीं। तो उसने कहा इसको एक शंक्वाकार टोपी पहना दिया गया। इसको क्या किया गया, टोपी पहना दी गई, कैसी, शंक्वाकार यानी कि कोनिकल, शंक्वाकार यानी कि कोनिकल टोपी इसको पहना दी गई कि भैया लो टोपी पहन लो। तो ठीक है, टोपी इसने पहन लिया इस तरीके से। देखिए अब ये गिरने से बच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, गिरने से हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ये हो जाएगा हिसाब किताब हमारा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इस टोपी की ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इस टोपी की हाइट क्या है, ये टोटल हाइट आपसे पूछ रहा है। अब देखिए बहुत लोग समझदार है, बड़े आराम से जवाब दे देंगे, कहेंगे सर ये बड़ा वाला है 9, ये भी 9 क्योंकि रेडियस दिया हमको, R2 ही तो है, ये R2 ये भी है 9। फिर आगे बढ़े यहाँ पर, हम कहे सर यहाँ पर भी देखिएगा दो पार्ट में हमारा इधर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या है 4, चलेगा। ऊपर वाले की जानकारी हमको है नहीं, ठीक है, इसको मान लेते स्मॉल h, यही मिल जाए पूरी हाइट हमको मालूम चल जाएगी। समझ में आ गया है, तो हमारा है 9 9, इधर देखिए पूरी हाइट आई 9 9 4 4 धन h यानी कि 18, 18 में 8 जोड़ देंगे तो 18 में 8 हो जाएगा 26 धन h, यही हमको पता करना है। ये टोटल हाइट हमारी है, जिसको हम अभी सुविधा के लिए कैपिटल H, इस टोटल को हम क्या बोल दे रहे हैं, कैपिटल H का नाम दे दे रहे हैं कि कैपिटल H का मान क्या होगा, 26 + h। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को लगाना हमको क्या करें, तो जवाब है सर इसको यहां से आप मिला दीजिए, यहां से इसको यहां से मिला दीजिए। अब बताइए जरा ये कितना डिग्री होगा, तो ऑब्वियस है 90, ये भी 90, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्शी केंद्र पर कितने का कोण बना था, 90 का। अब इसको नाम भी दे देते हैं A, D, E, B और C। अब बताइएगा जरा, अब ये और ये एंगल बराबर, इसे तो बराबर होना ही है क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपको दो एंगल बराबर दिखा, जरा ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ADE तथा ABC में तुलना कर रहे हैं। ABC में क्या देख रहे हैं, D वाला एंगल जो है वो B के बराबर है, ई वाला किसके बराबर है, सी के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये वाला दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर डी ई ए, उसी क्रम में ले लीजिए, डी ई ए क्या होगा, सिमिलर होगा बी सी ए के, बी सी ए के, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि सर डी ई अपॉन बी सी, और फिर लिख सकते हैं ई ए अपॉन सी ए, और फिर लिख सकते हैं हम डी ए अपॉन, क्या लिख सकते हैं, बी ए। इन सभी के रेशियो आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। कोई डाउट यहां तक आ रहा हो तो तुरंत बोल दीजिए कि हाँ सर है। तो देखिए डीई हमको नहीं मालूम, हमको सॉरी मालूम है, सॉरी डीई हमारा ये भी तो रेडियस ही है। बोलिए ये भी क्या है आपका रेडियस ही तो है, त्रिज्या ही तो है। तो बोलिए डीई का मान कितना है 4, बीसी का मान 9। ई ए ये नहीं मालूम, ये वाला नहीं मालूम, ना तो ई ए मालूम है ना तो सी ए मालूम है। लास्ट में क्या है हमारे पास डी ए। तो चलिए जरा यहाँ पर देखिए डी ए डायग्राम में कितना हो जाएगा, डायग्राम देखिए केवल H+4 और फिर बी ए लिखा हुआ, तो बी ए का मतलब यहां से, तो यहां से कितना हो जाएगा 9 4 13 4 17 17 धन H। ठीक है हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा बी ए 9 4 13 4 17 4 धन H। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर H की वैल्यू पता कर लीजिए, आराम से H आ जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्व। 17 का गुणा 4 बार 68 धन 4H, इधर 9H, 9 चौका 36। अब इसके बाद आपका ये इधर और ये इधर, तो ये आ जाएगा 5H। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। H बराबर 5 छक्के 30 5 चौका 20 6.4। तो उत्तर हुआ हमारा कैपिटल H बराबर कितना माना था, बोलिए जरा। कैपिटल H बराबर 26 प्लस H, तो 26 में हमने 6.4 जोड़ दिया, आंसर 32.4। ठीक है 32.4। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, रूल बताएंगे और फिर उस पर सवाल लगाएंगे। ठीक है चलिए तो अगला रूल समझ लिया जाए जरा। ठीक है यहां पर ये रूल कहता है, पहले मैं आधा बोलूंगा क्योंकि ये कॉमनली ज्यादा पूछा जाता है, फिर मैं बाहर वाला बताऊंगा। इधर देखिएगा, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी और इसके इस कोण का आधा कर दिया गया, उसी को हम बोलते हैं कोण अर्धक। क्या बोलते हैं, कोण अर्धक करना। तो हमने इसको आधा कर लिया, अगर यहां से ऐसे खींच दिया कि ये आधे आधे में समान में बढ़ गया, यहाँ डी आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है मित्रों, इन दोनों का रेशियो मैं ऐसे बोल दे रहा हूं और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि यही डी से विभाजन हो जाएगा। इधर देखिएगा ए बी अपान क्या आ जाएगा आपका, तो सामने है बी डी। उधर देखिए जरा ए सी अपान क्या हो जाएगा, सी डी। ये बहुत कॉमन चीज है, एकदम आसान मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा। तो अगर ये कोण अर्धक है, ठीक है क्या है, कोण अर्धक यानी कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ये, अगर समान भागों में इसको बांट रहा है दो कोणों में, तो उस स्थिति में हमें ये बड़े ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अपवर्तन की वीडियो जो अपलोड हुई है, काफी लोगों ने कम व्यू देखा, उनको शायद लगता है कि वो इजी टॉपिक है या क्या है, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उस पर थोड़े से व्यूज आपके कम आए, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि लोग क्रांतिक कोण और प्रिज्म ज्यादा देख रहे हैं बजाय अपवर्तन वाले के, जबकि अपवर्तन से हमसे हर साल एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर पूछ लेता, बहुत ही सस्ता। तो उसको आराम से देख लेंगे, अपवर्तनांक के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल आता है, 100% एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो जरूर देख लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है हमारा काम केवल बताना है, ए बी बाई क्या हो जाएगा बी डी, ए सी बाई क्या हो जाएगा सी डी। ये रेशियो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं हमसे, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम बनाकर ही दे देता है सीधे। यहाँ पर ऐसे भी बना देगा, ए बी सी लिख देगा, यहाँ डी लिख देगा, कुछ अंक दे देगा हमको, यहाँ पर लिख देगा 4, यहाँ लिख दिया 6, इसकी पूरी लेंथ दे देगा 12, और आपसे हो सकता है केवल बी डी पूछ बैठे कि ये सर कितना है। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, इधर आइए देखिए, इस ट्रायंगल को एक बार फिर से बनाऊंगा और बड़े ही आराम से लगा ले जाऊंगा, ए बी सी, यहाँ डी लगाएंगे। ठीक है और कहेंगे सर मान लीजिए अगर ये एक्स है, ठीक है मान लीजिए अगर ये एक्स है, तो कुल लंबाई कितनी थी 12, 12 में से एक्स निकाल दिया तो उधर क्या बच जाएगा, तो जवाब होगा सर 12 माइनस एक्स बच जाएगा। चलेगा, इधर 4 है उधर 6 है। अब बोलिए जरा दिस बटा दिस यानी कि 4 बटा एक्स, दिस बटा दिस मतलब 6 बटा 12 माइनस एक्स। अब देखो किताब से मत कंपेयर कराना, किताब वाला ये ऊपर ये नीचे कर लेता है, बात वही है। ठीक है आप आंसर मिला सकते, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। 12 दूना 24 माइनस 2x, ये 3x आएगा, 3 2 5x आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 24 बटा 5। ठीक है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगता, कोई दिक्कत होगी। ठीक है
ऐसे दे देगा आपको। यहाँ पर आपका 8 कर दिया, ए बी सी, यहाँ पर उसने कर दिया 12, यहाँ पर x लगा दिया और यहाँ पर उसने कर दिया 6। क्वेश्चन पूछा x क्या होगा। सीधे सीधे देखिए, जब पकड़ लेंगे तो आसान लगेगा। 8 बटा क्या हो जाएगा 12, उधर देखिए सीधे सीधे x बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, क्रॉस गुणा x बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। ठीक है, अब इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अर्धक दो तरीके का होता है, कोई पूछेगा अर्धक दो तरीके का होता मतलब हम कह सर देखिए कोई कोण भी दो तरीके का होता है। कहेंगे सर जी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही, थोड़ा खुल कर आइए। तो देखिएगा जरा, मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये हमारा ए है, इसका आधा करना होगा तो आप यहां से आधा कर लिए होंगे, इसी को डी आपने लिखा था। पर अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आप जरा गौर करिएगा, एक कोण यहां भी तो बन रहा है, इसको भी तो आधा किया जा सकता है। तो ये आंतरिक अर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक अर्धक। और ये वाला क्या कहलाता है? हमारा बाह्य अर्धक। क्या कहलाता है? बाह्य अर्धक। ठीक है, तो बाह्य अर्धक अगर आप यहां से कर दें, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे खींच दें, ये दो समान कोणों में, थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा, बल्कि दो समान कोणों में ये बढ़ जाए, तो ये जैसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कहीं जाकर इसको दूर ई पर काट लेगा, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब अगर आप फिर रेशियो लोगे तो उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, कैसे? तो इधर देखिए जरा, पहले ए बी बटा दिस और ए सी बटा दिस। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए बी बटा दिस और ए सी बटा दिस हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर जी समझ में नहीं आ रहा, तो इधर देखिए जरा, सेम उसी पैटर्न पर ए बी, जहां आकर आपने बी पर खत्म किया था वहीं से आप अर्धक तक गए। फिर से देखिएगा, ए से बी तक आए, बी से अर्धक तक गए, ए से सी तक आए, सी से अर्धक तक गए, तो अभी अर्धक कौन है? ई है। ए से बी आए, बी से कहां जाएंगे? ई। फिर देखिए जरा इधर, ए से सी आएंगे और ए से कहां, फिर सी से कहां जाएंगे? ई। तो ये रूल बाह्य अर्धक के लिए हो गया। ठीक है, आसान है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस पर भी सवाल आपके बनाए जा सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, बस आपको रेशियो निकालना समझ में आया। ना समझ में आया एक बार फिर से देख लें, कोई डायग्राम देख लें। इसको थोड़ा सा सिंपल मैं कर लूं ऐसे, मान लीजिए इसने ऐसे खींचा, इसका नाम दिया ए बी सी, और ये जो बाहर पॉइंट बढ़ा उसको नाम हमने क्या दे दिया? ई। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं ए बी तक आप आए, ए बी से आप अर्धा तक जाइए, यानी कि बीई। फिर देखिए जरा, ए से सी तक आइए और सी से कहां जाइए? अर्धा तक जाइए, क्या हो जाएगा? सी। यही बात तो ये भी कह रहा था, ए से बी तक आइए, वहां से क्या जाइए? अर्धक, तो ए से बी बटा बी डी। ए से सी तक आइए, ठीक है, और सी से कहां जाइए? अर्धक तक, तो सी डी। आंतरिक अर्धक है, आंतरिक की तरफ जाइए, बाह्य अर्धक है, बाह्य अर्धक की तरफ जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। चलते चलते एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लगा लिया जाए, जिसके साथ इस पर विराम लगा देंगे, इसी लेवल का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। कई बार मुझे ये बढ़िया शब्द का ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम उसका एबीसी, मैं पढ़ता चल रहा हूँ, डायग्राम भी बना रहा हूँ, सुनते रहिएगा। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट बैठा हुआ है जिसका नाम है ओ, और फिर कहता है ए ओ बी, ठीक है, फिर कहता है उसके बाद बी ओ सी, और फिर कहता है सी ओ ए के समद्विभाजक रेखाएं। ए बी को, मतलब यहां से आप कोण ऐसे बांटोगे, सॉरी, इक्वल एंगल में ऐसे अर्धक खींचोगे तो आपका ये जाएगा और कहां पर काट देगा? डी पर। ठीक है, और जब आप ओ बी सी वाला लोगे तो ये काटेगा यहां पर अर्धक बनकर, कहां पर काटेगा? ई पर। और लास्ट वाला अगर यहां से खींचोगे तो ये काटेगा एफ पर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन सिर्फ ये है आपसे कि ये बताइए AD इंटू बीई इंटू सी एफ क्या होगा। बहुत बच्चे, बहुत सरदर्द उनके लिए हो जाता है। ऑप्शन 4 इस तरीके से दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, DB इंटू ईसी इंटू FA। ऑप्शन बी है हमारा OE इंटू OC इंटू OF, ठीक है, DB इंटू BE इंटू CF, और डी है नन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक कर जरा बताइए अब खटाखट। इधर देखिए जरा, अगर मैं त्रिभुज BOC से पूछूं आपसे, तो अब तो आप पकड़ चुके हो ना, क्या लिखोगे? OB अपॉन क्या? DE, चलेगा? इधर देखिए जरा, OC है, OC के नीचे क्या है? CE, चलेगा? ठीक, इसको इधर बुला लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, भैया एक तरफ O वाले एक तरफ हो जाए।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज AOC में आ जाए। इसमें देखिएगा दिस बटा दिस, तुरंत देखिएगा दिस बटा दिस यानी कि OC बटा क्या CF, एंड दिस बटा दिस यानी कि OA अपॉन DF, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर, OC बाई OA बराबर CF बाई DF, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर त्रिभुज लास्ट AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। अब बोलिए जरा OA के सामने क्या पड़ रहा है, बोलिए। आसान है, जो मैंने ट्रिक सिखाया देखो कितना आसान। OA के सामने AD, और इधर बोलिए जरा OB के सामने क्या पड़ रहा है, BD, ये रेशियो। फिर इसको इधर, इसको उधर, ताकि O वाले एक तरफ आ जाएं। तो OA बाई OB बराबर AD बाई BD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप केवल एक चीज गौर करिए, इन सभी में O उपस्थित है, तो इस पूरे साइड को पकड़िए और इनका साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको कुछ मजा आने वाला है। जरा ध्यान से देखिए, वो आपको पहले भी दिख जाना चाहिए लिखने के बाद ही तुरंत कि सर इधर कुछ लफड़ा हो रहा है और बड़ा मजेदार लफड़ा हो रहा है, जिससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। आइए जरा AD बाई BD, ठीक है। OC से OC, OA से OA, OB से OB क्या हुआ, कट गया, यहाँ 1 बचा, एक क्रॉस गुड़ा हुआ, CE इंटू DF इंटू BD बराबर DE इंटू CF इंटू AD, ये रिजल्ट हमारा आ रहा। बाकी आप सवाल देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया था, AD किधर है, देख लीजिए, AD BE, ठीक है। कुछ यहाँ पर झटके में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, BD AD ये हो जाएगा आपका, और इधर इधर मिल ही रहा है आपको, ठीक है। मिला लीजिएगा, एक अक्षर हो सकता है झटके में लिखने में मिस्टेक हुआ हो, तो उसको सही कर लीजिएगा। समझ में आ गया है प्रोसीजर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और मित्रों अगर आपका दिल वाकई में थोड़ा भी शर्मिंदा हुआ हो मेरी बातों से, तो जरूर वीडियो को शेयर करें। बहुत ही लाजवाब वीडियो आज की बनी है समरूप त्रिभुज पर। ऐसी वीडियो मैं कह सकता हूं यूट्यूब पर इकलौती होगी। आज के लेक्चर अभी तक मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि आज अपना शतक लग चुका है। हम लोग वीडियोस के क्रम में शतक पार कर चुके हैं, जिसमें अकेले वीडियो मैं समझ रहा हूँ 45-46 वीडियो केवल और केवल मैथ और फिजिक्स का मिलाकर आपकी पॉलिटेक्निक का। आधो आध में आप हैं, 50% मैंने केवल आपके लिए काम किया है, लेकिन आपने मेरे लिए 10% भी वर्क नहीं किया। तो अब वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ भी फील करते हैं तो पहले शेयर करें जरूर, चाहे व्हाट्सएप चाहे फेसबुक पर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहें और मेरे हौसले बढ़ाते रहें, तभी मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊंगा, और ये हौसला बढ़ाना आपके हाथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।